चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये शानदार एक्सप्लेनर। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी श्वसन और गैसों के विनिमय के पूरे चैप्टर को गहराई से डिकोड करने वाले हैं, एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में, ताकि इसके सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप जाएं और हमेशा याद रहें। और ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एनाटॉमी से शुरू करेंगे, फिर सांस लेने का मैकेनिज्म, लंग वॉल्यूम्स, गैस एक्सचेंज, गैसों का ट्रांसपोर्ट और आखिर में कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखेंगे। कुल मिलाकर बड़े जानवरों के शरीर से लेकर हमारी छोटी छोटी सेल्स तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और हमारे श्वसन तंत्र की एनाटॉमी के। जानवरों की दुनिया में इस इवोल्यूशन को देखना सच में कमाल का अनुभव है। अब देखिए, स्पंज और फ्लैटवर्म्स जैसे सिंपल जीव अपनी पूरी बॉडी की स्किन से ही डायरेक्ट गैसों का डिफ्यूजन कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे जीव कॉम्प्लेक्स होते गए उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए केंचुओं ने अपनी नम त्वचा का इस्तेमाल शुरू किया, कीड़ों में श्वसन नलिकाओं का पूरा नेटवर्क बन गया, मछलियों के पास गिल्स आ गए और मैमल्स यानी हम स्तनधारियों के पास एक हाईटेक सिस्टम आ गया, हमारे फेफड़े। अब इंसान के इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की बनावट को ध्यान से देखिए। इसे हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कंडक्टिंग पार्ट, जो बाहरी हवा को फेफड़ों तक सिर्फ रास्ता देता है, उसे साफ करता है, नम बनाता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है। और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट, जो फेफड़ों के बिल्कुल अंदर गहराई में होता है, जहां असल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है। हवा की इस जर्नी को अगर हम ट्रैक करें तो ये नाक के बाहरी छिद्रों से शुरू होकर ग्रसनी, कंठ और फिर ट्रेकिया यानी श्वास नली तक जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर के पाइप की तरह काम करते हैं, ताकि हवा का रास्ता कभी सिकुड़े या ब्लॉक ना हो। और अंत में हवा बहुत ही पतली और थैली जैसी छोटी छोटी संरचनाओं में पहुंचती है, जिन्हें हम एल्वियोली या कुपिका कहते हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं ब्रीदिंग का असली मैकेनिज्म। यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सांस लेना पूरी तरह से प्रेशर के खेल पर निर्भर करता है। फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बस हमारा शरीर भी ठीक इसी रूल का फायदा उठाता है, हवा को अंदर खींचने और बाहर धकेलने के लिए। अब इमेजिन कीजिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इंस्पिरेशन करते हैं, तो हमारा डायफ्राम सिकुड़कर एकदम फ्लैट हो जाता है। इससे हमारी चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है और अंदर का प्रेशर बाहर के मुकाबले कम हो जाता है। नतीजा, बाहर की हवा झट से अंदर आ जाती है। इसके ठीक उल्टा एक्सपिरेशन यानी सांस छोड़ते वक्त डायफ्राम वापस अपनी जगह रिलैक्स हो जाता है, स्पेस कम होता है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है ना, एकदम सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। हमारे फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स पायरोमीटर नाम की मशीन से नापते हैं। इसके कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम, जो कि हमारी एक नॉर्मल सांस है, लगभग 500 मिलीलीटर। इसके अलावा रिजर्व वॉल्यूम्स होते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा सांस जो हम पूरी ताकत लगाकर अंदर खींचते हैं या बाहर छोड़ते हैं। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो हवा है जो पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में हमेशा बची रह जाती है। अगर ये ना हो तो हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह पिचक ही जाएंगे। जब हम इन बेसिक वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं तो हमें कैपेसिटीज मिलती हैं। वाइटल कैपेसिटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वो मैक्सिमम हवा है जो हम एक बार में पूरी ताकत से बाहर निकाल सकते हैं या अंदर खींच सकते हैं। इसी तरह टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि फेफड़े कुल कितनी हवा होल्ड कर सकते हैं। एथलीट्स का स्टैमिना समझने के लिए ये बहुत ही कमाल का मीट्रिक है। चलिए अब सेक्शन 4 में गोता लगाते हैं, गैसों का विनिमय यानी गैस एक्सचेंज। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस एक्सचेंज का असली मास्टरमाइंड है पार्शियल प्रेशर। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत ही भीड़ वाले कमरे से लोग किसी खाली कमरे की तरफ भाग रहे हों। एल्वियोली में ऑक्सीजन का प्रेशर 104 होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये सिर्फ 40 होता है। ये बड़ा गैप ऑक्सीजन को जोरदार तरीके से ब्लड में धक्का देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में ये प्रेशर ग्रेडियंट उल्टी दिशा में काम करता है, यानी टिश्यू से फेफड़ों की तरफ। पता ये एक्सचेंज इतना फास्ट कैसे होता है? क्योंकि ये एक्सचेंज मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा पतली होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम, लिटरली आपके एक बाल से भी पतली।
इसमें सिर्फ 3 बहुत ही नाजुक लेयर्स होती हैं, एल्वियोली की एपिथीलियम, कैपिलरीज की एंडोथीलियम और उनके बीच का बेसमेंट सब्सटेंस। ये लेयर्स मिलकर इस एक्सचेंज को एकदम परफेक्ट बनाती हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, यानी इन गैसों का शरीर में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। गैसों को हमारे शरीर के हर टिश्यू तक पहुंचाने के लिए हमारा खून एक एक्सप्रेस हाईवे की तरह काम करता है। ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 97%, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन नाम की टैक्सी में बैठकर यात्रा करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। बाकी बचा हुआ सिर्फ 3% हिस्सा प्लाज्मा में घुलकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट थोड़ा अलग रूट लेता है। करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड बायकार्बोनेट आयंस के रूप में सफर करती है, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा 20 से 25% आरबीसी के जरिए और सिर्फ 7% प्लाज्मा में घुलकर जाती है। तो यहाँ कैच ये है कि गैसें कैसा बिहेव करेंगी, ये वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। फेफड़ों में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। लेकिन जब ये ब्लड हमारे टिश्यूज़ के पास पहुंचता है, जहां ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन को मजबूरन अपना सारा ऑक्सीजन छोड़ना पड़ता है ताकि हमारी सेल्स को एनर्जी मिल सके। शरीर का ये तालमेल वाकई गजब का है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जब ये इतना डेलिकेट सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो हमें कई तरह की परेशानियां होती हैं। अस्थमा में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं एम्फाइसेमा तो और भी खतरनाक है। इसमें एल्वियोली की दीवारें ही डैमेज हो जाती हैं, जिससे गैस एक्सचेंज के लिए एरिया बहुत कम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सिगरेट पीना। इसके अलावा जो लोग पत्थर तोड़ने या धूल वाले कारखानों में काम करते हैं, उन्हें अक्सर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जहां लगातार धूल के संपर्क में रहने से फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है। तो जरा सोच कर देखिए कैसे हमारी चेस्ट में प्रेशर का एक छोटा सा बदलाव बाहर के इतने बड़े वायुमंडल को हमारे शरीर की हर एक छोटी सेल की एनर्जी से डायरेक्ट जोड़ देता है। इस पूरे सिस्टम को समझना ही हमारी हेल्थ और स्टैमिना के पीछे का सबसे बड़ा राज है। इस कमाल के विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है यह एनालिसिस आपको बहुत दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा होगा। Thank you so much for visiting my YouTube channel and my unofficial biology on Facebook page. Thank you.